स्टार्ट रोटेशन। सर आइए रिवीजन करने जा रहे हैं रोटेशन। ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर साल एक या दो क्वेश्चन रोटेशन से आपको मिलते हैं नीट के एग्ज़ाम में, ठीक, और आईटी मेंस में भी, ठीक। तो रोटेशन में सबसे पहली टर्म आया था टॉर्क। सर और रोटेशन था क्या? जब कोई बॉडी के सारे पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं और सभी का सेंटर एक पर्टिकुलर लाइन पर लाई करता है, उस लाइन को एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं और इस मोशन को रोटेटरी मोशन कहा जाता है। उसमें एक टर्म आई थी टॉर्क, स्पेशल टाइप का फोर्स था, पोजीशन पे डिपेंड करता था, ठीक। ये सारी चीज़ें आपने ऑडियो रिवीजन में सुन ली होंगी। अगर ऑडियो रिवीजन नहीं किया है तो कर लें, तभी वीडियो देखें, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा। बार बार यही समझाता हूँ, ठीक। तो आइए सर रोटेशन पे चलते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम याद है आपको? I इज इक्वल टू ICM प्लस MD स्क्वायर, जहाँ पे D क्या है? दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस, सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस, और जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो वाला एक्सिस, ठीक है। तो उसके बीच की डिस्टेंस होती थी D। आपने बहुत क्वेश्चन किए हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम के, एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है, इम्पॉर्टेंट है, सारे कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो जाएगा, इसलिए करा रहा हूँ, ठीक है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का एक क्वेश्चन सर, क्वेश्चन देखिएगा, पॉज करिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है आपको। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट सर आया है अपने आईटी में, तो सर इसलिए जल्दीबाजी नहीं करिएगा। ये है डायग्राम, इसको आराम से समझिएगा, ठीक है सर। आराम से पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, पॉज करके आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ठीक। पढ़ लिया सर पॉज करके क्वेश्चन? चलिए, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, यहाँ पॉइंट P है, यहाँ पॉइंट P है, ये इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। ये सारी डिस्क हैं, सब कौन सी हैं? डिस्क है। प्रत्येक का इंडिविजुअली ICM डिस्क है ना, तो mr²/2 होगा, ठीक है सर। चलिए इधर सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन सर। देखिए ये है कहानी, इधर डिस्क बनी हुई है, ठीक। सर प्रत्येक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, किसी का भी ICM निकालूंगा मैं, तो किसी का भी ICM जो होगा mr²/2 होगा। ये ICM दिस वन, किसी का भी निकाल लूँ तो mr²/2, ठीक। लेकिन हमें तो इस एक्सिस के अबाउट चाहिए पहले, क्योंकि हमको इसके अबाउट निकालना है ना। पहले हम इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यही होगा, इसके अबाउट निकाल लें, फिर हम शिफ्टिंग करा देंगे उठा के, पैरेलल एक्सिस थ्योरम फिर से लगा देंगे। तो कैसे निकलेगा? 6 डिस्क ये हो गई, 1 2 3 4 5 6, सबके ICM mr²/2 mr²/2 mr²/2, और एक इसका खुद का mr²/2, ठीक। तो 6 का जब इसके अबाउट निकालेंगे, किसी भी एक का अगर मैं इसके अबाउट निकालूंगा, तो mr²/2 प्लस ये दूरी कितनी? ये r और ये r, तो ये सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना? 2r होगा। सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना? ये बोलो बच्चों, दिस इज 2r। तो अगर ये पता हो, अगर ये चीज़ पता हो, तो इसके अबाउट निकाल लेंगे ना हम हर डिस्क का और जोड़ देंगे। तो यानी कि mr²/2 प्लस m, ये इधर ले आओ, md, d की जगह कितना रख दोगे? 2r। d की जगह कितना हो जाएगा? d की जगह 2r प्लेस कर देना, तो एक डिस्क का निकल आएगा। ऐसे 6 डिस्क हैं, 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसका खुद का mr²/2। तो जो इस O पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया IO आएगा, IO इज, तो एक तो डिस्क का खुद का, इसका खुद का कितना? mr²/2, और बाकी जो ये 6 बची हैं, सबका कितना होगा? सबका आप निकाल लोगे, एक का किसी का भी mr²/2 प्लस md², और d कितना? यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो कितनी 2r का स्क्वायर।
ये आएगा। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो mr² 2 प्लस मल्टीप्लाई कर दोगे 6 इंटू यह अंदर आएगा 9 mr² 2, तो मुझे लग रहा है ये आएगा mr² 2 प्लस 27, 2 से काट देना 6 3 बार, 27 mr², दिस इज 55 mr² 2। बोलो आया? ठीक, 55 mr² 2। ठीक साहब, अब ये तो हमें पता है, ये पता है। अब यहाँ से यहाँ लेके चले तो आई फिर से पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब ये दूरी यहाँ से यहाँ तक ये r और ये r, तो p पॉइंट 3r डिस्टेंस पे है, r प्लस r 3r। ठीक, ये पता है हमको। तो फिर से ये ICM IP इज इक्वल टू ICM प्लस MD²। बोलो भाई। ठीक, तो फिर से अगर मुझे IP निकालना होगा, इफ आई हैव टू फाइंड द IP, तो IP इज इक्वल टू I0 वही ICM वाला प्लस MD²। M टोटल मास सिस्टम का, D मतलब टोटल दूरी, तो कितना है ये I0 55 mr² 2। और ये टोटल मास सिस्टम का कितना है? टोटल मास 1 डिस्क 2 डिस्क 3 4 5 6 7 7 डिस्क है ना, तो 7m हो जाएगा। बोलो भाई। और डिस्टेंस कितनी है? ये 3r है, स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 55 mr² 2 प्लस 9 63 mr²। सब मल्टीप्लाई कर लेना, 181 mr² 2 आ रहा है आंसर। दिस इज राइट आंसर। क्लियर है भैया? समझ गया सर? तो ये रोटेशन क्वेश्चन का एक बहुत ही जोरदार क्वेश्चन था, उसका ये सर आंसर है। चलिए आइए बात करते हैं, एक क्वेश्चन और है इसके बाद सर। ये है करा हुआ क्वेश्चन है आपका, कोई बहुत खास क्वेश्चन नहीं है, ध्यान से समझिएगा, पढ़ लीजिए पॉज करके, आपको आंसर भी इसका याद होगा। पहला है mr² 2। ठीक है, पॉज करके पढ़ लिया, सॉल्व करता हूँ। सर आपको याद होगा कि डिस्क है, मैं बता चुका हूँ आपको, पूरी सिचुएशन बता चुका हूँ। एक डिस्क है पूरी, इसमें से 1/4 अगर हम काट लें, ठीक, थोड़ा सा गौर करें आप। क्वेश्चन में मैंने जब पढ़ाया है वीडियो लेक्चर में तो बहुत कायदे से चीज़ों को बताया था कि ध्यान देने वाली बात यह है कि ये मास m है, ठीक, और अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम ऐसे निकालते हैं ICM z एक्सिस के अबाउट, तो mr² 2 आता है। ठीक, लेकिन इस टुकड़े का भी मास आपको m दिया है, ध्यान रखने वाली बात यह, काटा नहीं है, कटिंग का मास नहीं दिया कि काटने के बाद m/4 हो गया। आप क्वेश्चन को पढ़ें, जो गिवन पीस है वो m ही है। ठीक, तो है तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो थोड़ी ना बदला मास डिस्ट्रीब्यूशन, तो mr² 2 ही होगा। हाँ, अगर क्वेश्चन में कहते कट करके निकाला है तो फिर m/4 लेते हैं, या जो भी कट करके निकाला है 1/4 उसकी जगह उसका मास निकाला जाता, लेकिन तो इन्होंने इस टुकड़े का मास ही m दिया है, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। याद आ गया सर? फिर कुछ पॉइंट थे आपको याद दिला दूँ। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमारी थी, I इज इक्वल टू ICM प्लस MD²। D एक्सिस के बीच की दूरी हुआ करती थी, पैरेलल होने चाहिए एक्सिस। ठीक, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम मैं आपको याद दिला दूँ, IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY। बॉडी को x और y एक्सिस में रखा हुआ माना जाता है, z एक्सिस बॉडी का परपेंडिकुलर वाला होता है, ऐसे बॉडी है, दिस इज x, दिस इज y।
और z वाला आपको याद होगा इसका परपेंडिकुलर, तीसरा एक्सिस जो z होता है दैट इज परपेंडिकुलर। ठीक है सर टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ था, फॉर्मूला आपको याद होगा, टॉर्क आर वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है और एफ के भी परपेंडिकुलर। पॉइंट्स हैं सर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। ठीक, किस तरीके से मास को डिवाइड किया गया है। ज़्यादा मास अगर ज़्यादा दूरी पर होता है, याद है, ज़्यादा मास अगर ज़्यादा डिस्टेंस पर होता है दूरी पर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज़्यादा। भी ज़्यादा। एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, एक छोटा सा एग्जांपल था इसमें, शायद आपको याद आ जाए। मैंने करवाया था कि एक दो टुकड़े हैं, एक टुकड़ा ये है जिसमें वुड पहले है, आयरन दूर है, आयरन मतलब लोहा ज़्यादा मास का होगा। दूसरे वाले डायग्राम में सर ये आयरन है, ये वुड है। ठीक है, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें आयरन दूरी पर है। ठीक है, क्लियर है भैया? हाँ, ज़्यादा मास ज़्यादा दूरी पर होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। ठीक है सर, चलिए आइए बात करते हैं। इसके बाद कुछ चीज़ें थी सर, रोलिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। रोलिंग, रोलिंग इज़ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ प्योर रोटेशन एंड प्योर ट्रांसलेशन। ठीक है, रोलिंग के सिचुएशन में किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी थी, याद आया आपको? तो ये पॉइंट था जो कांटेक्ट में था, उसकी वेलोसिटी 0 थी, सेंटर वाले की v थी, टॉप मोस्ट की कितनी थी? 2v थी, v b पॉइंट है। ठीक, एक जनरल फार्मूला मैंने आपको इसमें एक टेक्निक बताई थी साहब, कोई भी जनरल पॉइंट सरकमफ्रेंस पे p हो जो थीटा एंगल पर हो और आपसे पूछें v p पॉइंट पर वेलोसिटी बताइए रोलिंग की सिचुएशन में, दैट इज़ 2v sin थीटा बाई 2। ये p पॉइंट पर जनरल वेलोसिटी थी। ठीक है सर, फिर उसके बाद कुछ सिचुएशन थी, एक बॉडी रोल कर रही है सर। रोलिंग की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन थी फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं तो रोलिंग नहीं, फ्रिक्शन नहीं तो रोलिंग नहीं। याद आया सर? चप्पल नंबर 2 रोलिंग नहीं। ठीक है सर, वो भी रोलिंग फ्रिक्शन वर्क करता है, कंजर्वेटिव की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? कंजर्वेटिव की तरह काम करता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन कंपलसरी है। स्मूथ सरफेस है तो रोलिंग नहीं होगी, ध्यान रखिएगा, या फ्रिक्शन कम है तो रोलिंग नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। स्लिपिंग होती है ऐसी सिचुएशंस में। फिर आपको याद होगा ये बॉडी रोल करती हुई आ रही है, भैया रोल करती हुई आ रही है तो यानी कि फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन है तो आपसे कई बार पूछते थे एक्सेलरेशन बताओ, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला आपने ऑडियो रिवीजन में सुना होगा 1 + k² r², जहाँ पर k रेडियस ऑफ गायरेशन है। वेलोसिटी का फार्मूला √2gh अपॉन 1 + k² r², और टाइम का फार्मूला कितने टाइम में बॉडी नीचे आएगी, दैट इज़ 2h 1 + k² r²। इनके डेरिवेशन भी करवाए थे, आप कर लोगे जी। ठीक है सर, हाँ अगर फ्रिक्शन लेस सरफेस होगी तो कोई भी बॉडी यहाँ से आ जाए, अगर फ्रिक्शन लेस है तो कोई भी बॉडी आ जाए तो सेम टाइम लगेगा, सेम वेलोसिटी होगा। लेकिन अगर फ्रिक्शन होगा तो भैया सिचुएशन मैंने बताई थी, वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझने के लिए, जिस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी सबसे कम होगी। और मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का होता है और मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का होता है फॉर द सर्टेन मास, निश्चित मास के लिए। ठीक, रोलिंग की एनर्जी की बात करें तो रोलिंग एनर्जी होती है mgh, यहाँ आएगी, h हाइट अगर ये है तो, और रोलिंग एनर्जी कितनी होती है? रोलिंग होती है ½ I⍵² + ½ mv²। I क्या होता है? सेंटर ऑफ मास वाला, ये O पॉइंट के अबाउट, cm के अबाउट। ठीक है, O पॉइंट सेंटर ऑफ मास के अबाउट वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया जाता है। सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr² होता है, रिंग का mr² होता है। बाकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद करने हैं। ठीक है सर,
फिर उसमें कुछ एक आध आपको टर्म याद होगा, फ्रैक्शन ऑफ रोटेशनल एनर्जी, फ्रैक्शन ऑफ रोटेशनल एनर्जी, ये बहुत पूछते हैं। अरे तो के हमने रोटेशन में पढ़ा था, तो के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। के क्या था? रेडियस ऑफ गायरेशन, के इज रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक। आई की वैल्यू एम के स्क्वायर करी थी हम लोगों ने, याद आया सर? रेडियस ऑफ गायरेशन। फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसलेशनल एनर्जी अगर आपसे पूछे, फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसलेशनल एनर्जी दैट इज आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, याद आया सर? फिर इसके बाद हमने बात करी थी आपसे एंगुलर मोमेंटम की। किसी भी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम जे निकालना है तो जे इज इक्वल टू होता है एम आर क्रॉस वी, ठीक। आप एंगुलर मोमेंटम किसी भी बॉडी का फाइंड कर सकते हो, रोटेशनरी वाली बॉडी का भी फाइंड कर सकते हो। अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है तो जे की वैल्यू आई ओमेगा आई थी। और अगर कोई बॉडी ट्रांसलेट कर रही है, इस तरीके से जा रही है, ट्रांसलेटरी मोशन है, तो बस आर क्रॉस वी करना है आपको। यहाँ पहुँच गए मान लो, तो दिस इज़ आर, दिस इज़ वी। आर क्रॉस वी किया था हम लोगों ने, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल बॉडी जा रही थी, तो जे इज इक्वल टू कितना आया था? जे इज इक्वल टू आया था माइनस एम वी डी के। क्लियर है भैया? ये दूरी डी थी, ठीक है, ये आया था जे इज इक्वल टू माइनस एम वी डी के। दिस इज एंगुलर मोमेंटम। साहब इस सिचुएशन में एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट आया था, याद रखिएगा, ठीक है। जब तक एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होता तब तक एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। जब तक एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगेगा तब तक एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कांस्टेंट, यानी कि इफ टॉर्क इज जीरो देन एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। रिमेन्स कांस्टेंट, वरना टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है। टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क नहीं है तो आपको याद होगा कोई बॉडी सिर्फ रोटेशन कर रही है, ओनली रोटेशन है, तो अगर रोटेशन है तो आपको याद है आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू। ऐसे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे कि एक बॉडी है भैया, एक लड़का है अपना हाथ से कोड़ लेता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। याद आया सब क्वेश्चंस? ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे करवा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा सर। पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। पॉज करके पढ़ लीजिए सर। पढ़ लिया? चलिए सॉल्व करिएगा खुद, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है? ठीक है, चलिए सर। तो सर क्वेश्चन में था एक टेबल है, घूम रही है, एक लड़का बीच में खड़ा है इसके, याद आया? ओमेगा वेलोसिटी से टेबल घूम रही है, काइनेटिक एनर्जी है के। सीन 2 था, इस लड़के ने हाथ फैला लिया, हाथ को ऐसे कर लिया तो 100% मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल गया। पहले आई था तो अब बोल रहे हैं कितना हो गया? 2i। मान लिया अभी कितने से घूम रही है? ओमेगा डैश से। तो कहते हैं काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा? अरे काइनेटिक एनर्जी पहले होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और बाद में काइनेटिक एनर्जी के डैश होगा हाफ आई की जगह 2i हो गया, और ओमेगा की जगह ओमेगा डैश स्क्वायर हो गया। बोलो भाई, क्या ओमेगा डैश निकाल पाएंगे आप? हाँ, ओमेगा डैश निकालना आसान है, क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क तो लगा नहीं है। तो आई इंटू ओमेगा बराबर आई डैश इंटू ओमेगा डैश। आई इंटू ओमेगा इज इक्वल टू आई डैश कितना? 2i हो गया है ना, ओमेगा डैश। तो मुझे अगर आई से आई कैंसिल होगा तो ओमेगा डैश इज इक्वल टू ओमेगा बाई 2। ये आया, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दूँ तो जो के डैश काइनेटिक एनर्जी आई दैट इज हाफ 2i ओमेगा बाई 2 का होल स्क्वायर। बोलो आया? एक 2 से 2 कैंसिल कर दूँ तो के डैश इज इक्वल टू 1/4 आई ओमेगा 1/4 आई ओमेगा स्क्वायर हो गया। ठीक, तो इसको डिवाइड कर दें इक्वेशन,
बोलो भैया। तो मुझे लग रहा है k डैश इज इक्वल टू k/2 आ जाएगा। दिस इज फाइनल आंसर। ठीक है सर। वैसे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन हम लोगों ने करे थे रोटेटरी मोशन में। क्लियर है। एक और क्वेश्चन आपको रिवाइज करवा रहा हूँ सर। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रहा, पढ़ लीजिए, पॉज करके पढ़ लीजिए। ठीक है सर, पढ़ लिया आपने पॉज करके। चलिए क्वेश्चन करवाता हूँ सर। क्वेश्चन है कि सर रिवाइज हो जाएंगे कॉन्सेप्ट। एक बॉडी जो है वो डिस्क है, इस तरीके से है, वो आगे भी जा रही है v वेलोसिटी से, ओमेगा वेलोसिटी से घूम भी रही है। ओ पॉइंट के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, ओरिजिन के अबाउट। अब चूंकि बॉडी घूम भी रही है और आगे भी चल रही है, तो इसमें दो एंगुलर मोमेंटम होंगे। एक तो आगे जा रही है तो लीनियर वाला, और एक घूम रही है तो रोटेशन वाला। तो जो भी जे होगा, एक तो रोटेशन वाला आई ओमेगा प्लस आगे जा रही है ना, आपको याद है आगे जाने वाला ये mvd, या ये दूरी कितनी होगी, r होगी। अरे करवाया मैंने mvr। चूँकि डिस्क है तो डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mr²/2, और ये ओमेगा प्लस v वेलोसिटी से जा रही है, हम जानते हैं v इज इक्वल टू r ओमेगा इंटू r। साहब एलसीएम ले लिया जाए तो कितना आ जाएगा, 3/2 mr² ओमेगा। मेन पॉइंट रिवाइज करने वाला क्या था कि इसमें रोटेशन वाला भी है, ये रोटेशन वाला एंगुलर मोमेंटम है, और ये ट्रांसलेशन वाला, रोटेशन वाला एंगुलर मोमेंटम भी है और ट्रांसलेशन वाला भी। ठीक, तो एंगुलर मोमेंटम आप किसी भी सिचुएशन में निकाल सकते हो। सर एक क्वेश्चन है फिर से, दिस वन इज क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। पढ़ लीजिए, पॉज करके आराम से पढ़ लीजिए क्वेश्चन, फिर मैं सॉल्व करवाता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है सर, पढ़ लिया सर आपने पॉज करके। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, गौर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5। साहब एक बॉडी को प्रोजेक्ट कर दिया गया है विद सम वेलोसिटी, m मास की बॉडी है, v वेलोसिटी से 45 डिग्री पर। बॉडी जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगी तो उसके बाद सिर्फ एक वेलोसिटी होगी, हॉरिजॉन्टल v cos 45। इस पॉइंट O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताना था, तो ये पॉइंट O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताना है। तो सर कुछ इस तरीके से सिचुएशन बनेगी, ये बॉडी जा रही है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल वाली सिचुएशन हो गई, एक्स एक्सिस के पैरेलल वाली सिचुएशन हो गई। तो ये हाइट d की जगह ये हाइट निकालना पड़ेगा ना, और आपको याद है कितना एंगुलर मोमेंटम आया था, mvd। ठीक है, m v की जगह v cos 45 और d की जगह h हो जाएगा, d की जगह h हो जाएगा y एक्सिस में दूरी, और h की वैल्यू कितनी थी, h की वैल्यू होगी v² sin² थीटा बाई 2g। प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट, तो ये कितना हो जाएगा, m v cos थीटा, h की जगह v² sin² थीटा बाई 2g। सब थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट इज mv³ बाई 2g। cos थीटा की जगह भी cos 45 और ये sin² 45 डिग्री है ना, तो mv² बाई 2g, ये 1/√2 और ये 1/2, पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे ये पूरा, दैट इज mv² अपॉन 4√2g। दिस इज फाइनल आंसर। क्लियर है भैया। तो ये एंगुलर मोमेंटम आप फाइंड कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी मैंने आपको बता दिया। ठीक, एक कंडीशन आपको और रिवाइज करवा रहा हूँ सर, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए रिवाइज करवा रहा हूँ। वही रोलिंग फ्रिक्शन की डायरेक्शन थोड़ा सा अजीब होता है। एक बॉडी जो है, एक बॉडी अपने आप चल रही है बिना किसी फोर्स के, अगर बॉडी अपने आप रोल करेगी, जैसे साइकिल का पहिया, अगला पहिया अपने आप रोल करता है, पिछले पर फोर्स लगाते हो ना, साइकिल चलाए हो ना, अगला पहिया अपने आप रोल करता है।
तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट होगी अपने आप रोल करने पे, अपने आप रोल करने पे इटसेल्फ, ठीक, अपने आप रोलिंग हो तब, ठीक। बाकी दो सिचुएशंस और मैंने आपको बताई थी, अगर अपने आप रोल नहीं कर रही है, फोर्स लग रहा है, याद आया, फोर्स अगर ठीक सेंटर पे लगे या सेंटर के नीचे लगे तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट होती है, इधर होगी। मैंने आपको फील भी करवाया था। और अगर कहीं फोर्स सेंटर के ऊपर लग रहा है, फोर्स अगर सेंटर के ऊपर लग रहा है तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन के अलोंग होती है, याद आया, ठीक है। इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था, क्वेश्चन याद दिला दूं। क्वेश्चन था एक इंक्लाइन प्लेन पर एक बॉडी को हमने ऊपर लुढ़का के फेंक दिया है, एक बॉडी को लुढ़का के मैंने ऊपर की तरफ फेंक दिया, बॉडी ऊपर जा रही है, 100% फोर्स लगेगा mg sin थीटा नीचे की तरफ, फोर्स यानी कि सेंटर पे है। और अगर फोर्स सेंटर पे होगा तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट, फोर्स नीचे की तरफ है ना, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा बच्चों, तो फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि फोर्स नीचे की तरफ है, ये वाली सिचुएशन मैच हुई। तो फ्रिक्शन ऑलवेज ऊपर लगेगा, वेलोसिटी से मतलब ही नहीं होता, फोर्स से मतलब होता है। अब चाहे ये बॉडी ऊपर जाए और चाहे ये बॉडी ऊपर से नीचे आए, फ्रिक्शन दोनों सिचुएशन में ऊपर की तरफ लगेगा, क्योंकि वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है। mg sin थीटा तो हमेशा नीचे होगा, तो सेंटर पे लगेगा फोर्स, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था सर ये, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन और रिवाइज करवा रहा हूँ सर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को देखिएगा सर। ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन को सर पॉज करके पढ़ लीजिए आप, क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ रिवीजन पर्पस से क्वेश्चन है सर, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएं। फोर्स सोर्स वाले साहब, एक पुली है, इस पुली पर एक धागा बंधा हुआ है ऐसे, m मास है इसका, एक एक्सेलरेशन से ये नीचे आ रहा है, साहब दोनों के मास, डिस्क का मास भी m दिया है और इसका मास भी m दिया है, तो अच्छा है, वरना अलग अलग मास दिए होते हैं कई बार। कोई दिक्कत नहीं है सर, एक टेंशन T लगेगी, टेंशन T से टॉर्क मिलेगा, ये सेंटर है सर इसका, ये दूरी r होगी, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये बनेगा, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आएगी, टॉर्क इज इक्वल टू T इंटू R, ठीक। साहब रिंग है, डिस्क नहीं है, सॉरी है, ठीक। टॉर्क इज इक्वल टू हम जानते हैं आई अल्फा इज इक्वल टू T इंटू R, डिस्क है तो mr स्क्वायर होगा, ये अल्फा की जगह a अपॉन r इज इक्वल टू T इंटू R, बोलो भैया, ठीक है। तो हमें लग रहा है ये r पूरा कैंसिल हो जाएगा, ma इज इक्वल टू T। एक इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन लीनियर मोशन से बनाएंगे, mg नीचे mg माइनस T, दोनों m सेम है ये ध्यान रखना, mg माइनस T इज इक्वल टू ma क्वेश्चन में दिया है, तो T इज इक्वल टू mg माइनस ma, ठीक। T इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, mg माइनस ma, ठीक। अगर आप कहें तो ये T की वैल्यू मैं यहाँ रख दूँ, तो T की वैल्यू अगर मैं ma रख दूँगा, इसको इधर ले आऊँ, तो 2ma इज इक्वल टू mg, m से m कैंसिल करूँ तो कितना आ जाएगा, सॉरी 2ma गलत लिख दिया मैंने, 2ma इज इक्वल टू mg, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, g/2। मासेस अलग अलग होते तो स्मॉल m कैपिटल M लिख देते हैं। कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया, ये डायनेमिक मेथड है,
ऐसे सॉल्व कर लिया। दो मेथड मैंने आपको सिखाए थे, टॉर्क वॉर्क लगाने वाला मेथड, ठीक कर लेंगे आप। चलिए सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। ये रहा, करवाया मैंने आपको ये क्वेश्चन। पॉज करके पढ़ लीजिएगा सर। बॉडी के बारे में पूछा गया है, कौन सी बॉडी होगी, गौर करिएगा सर। कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक ट्रैक है, इस तरीके का ट्रैक है, एक बॉडी रोल करती हुई जा रही है, रोल करती हुई जा रही है बॉडी, किसी h हाइट तक पहुंचती है। h की वैल्यू आपको गिवन है 3v²/4g। पूछा गया बॉडी कौन सी होगी, रोल कर रही है, कैसी कर रही है, रोल। तो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B मान लिया मैंने। तो मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट A इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट B। रोलिंग फ्रिक्शन कंजर्वेटिव होता है ना, तो रोलिंग है तो हाफ I ω² प्लस हाफ mv²। B पॉइंट पर mgh, h की वैल्यू रख दूँ, उसको इधर ले आऊँ, तो हाफ I, क्योंकि पूछा गया बॉडी कौन सी है, अगर I निकाल लेंगे तो काम बन जाएगा। mgh की जगह 3v²/4g माइनस हाफ mv²। बोलो भाई, सब सॉल्व कर लो, g से g कैंसिल होगा, तो हाफ I ω² इज इक्वल टू आ जाएगा 3v² अपॉन कितना आ जाएगा 4 माइनस m भी तो आएगा माइनस हाफ mv²। सब एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा mv²/4। ठीक, साहब ये 2 से मैं 2 बार काट दूं, तो I ω² इज इक्वल टू mv²/2। v की जगह वैल्यू पुट कर दूं, r² ω²/2। हमें लग रहा है ये ω² से ω² कैंसिल हो जाएगा, तो I की वैल्यू कितनी आएगी, mr²/2। तो इसका मतलब डिस्क होगी, तो I इसी का तो होता है, तो बॉडी कौन सी होगी सर, डिस्क। क्लियर है सर, समझ गए सर। एक क्वेश्चन बहुत बचा है, वो देखिए सर, पूरा रिवीजन हो जाएगा। ये है, और सॉलिड स्फीयर रोलिंग मोशन है, थीटा डिग्री का इंक्लाइन है। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कह रहे हैं क्या, म्यू mg cos थीटा होगी। फिर कह रहे हैं F इज डिसिपेटिव फोर्स, यानी कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। फिर कह रहे हैं फ्रिक्शन विल इंक्रीज इट्स एंगुलर वेलोसिटी एंड डिक्रीज। फिर थीटा डिक्रीज, फ्रिक्शन विल डिक्रीज। चलिए इन सब पे बात करते हैं, आइए, ठीक है। गौर करिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 8 है। एक बॉडी जो है वो स्लिप कर रही है, रोल कर रही है, यहाँ से नीचे आ रही है, ठीक। सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है आपको, ये सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr²। ये थीटा एंगल दिया है साहब, mg sin थीटा नीचे होगा, और रोलिंग फ्रिक्शन किधर होगा, रोलिंग फ्रिक्शन ऊपर की तरफ होगा। रोलिंग फ्रिक्शन टॉर्क प्रोवाइड करेगा, Fr इज इक्वल टू Fr इंटू R इज इक्वल टू I अल्फ़ा होगा। यहाँ से Fr की वैल्यू निकालें तो I की वैल्यू कितनी होगी, I के टर्म में रख दो अल्फ़ा A अपॉन R, और एक R और आ गया, तो IA अपॉन R²। ठीक, एक्सेलरेशन की वैल्यू रोलिंग में याद है आपको, हाँ एक्सेलरेशन आया था g sin थीटा अपॉन 1 + k² अपॉन R²। ये वैल्यू उठा के मैं यहाँ रख दूँ, तो जो F रोलिंग आएगा दैट इज़ I, A की जगह g sin थीटा अपॉन 1 + k² अपॉन R²। ठीक,
तो एक बात समझ में आती है, इस इक्वेशन को ज़रा गौर से और ध्यानपूर्वक देखें। ना आई बदल रहा है, ठीक, एक आर स्क्वायर और है, हाँ ठीक, ना आई बदल रहा है, ना जी, ना साइन थीटा, ना ये ना ये, कुछ भी चेंज नहीं होगा। यानी कि जो भी रोलिंग फ्रिक्शन आएगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। उसका मतलब वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक। हाँ, रोलिंग फ्रिक्शन सिर्फ साइन थीटा पे डिपेंड करेगा। रोलिंग फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन साइन थीटा। थीटा बढ़ाओगे तो साइन थीटा बढ़ेगा, थीटा घटाओगे तो साइन थीटा घटेगा। तो अगर हम थीटा कम करेंगे तो रोलिंग फ्रिक्शन कम होगा, यस। तो एक ऑप्शन है शायद, थीटा कम करने पे रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है, यस। थीटा डिक्रीज, एफ आर डिक्रीज, ठीक है सर। वरना एफ आर की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी अगर थीटा कांस्टेंट है तो। और अगर रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी होगी हमको तो आप वैल्यू भी निकाल के देख लें। आई की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर 2/5 एम आर स्क्वायर, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू भी 2/5। तो अगर ये सारी वैल्यू मैं यहाँ रख दूँ तो देखना कितना आ जाएगा। तो रोलिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू आएगी, मैं आई की जगह 2/5 एम आर स्क्वायर जी साइन थीटा अपॉन 1 + 2/5 और एक आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल कर देंगे। तो मुझे लग रहा है ये वैल्यू लगभग आएगी 2/7 एम आर स्क्वायर इंटू जी साइन थीटा। तो ये म्यू तो ये जो क्वेश्चन ऑप्शन में कह रहे हैं कि म्यू एम जी साइन थीटा होती है ये, तो ये वैल्यू कहाँ आई भैया? तो ये गलत हो गया ऑप्शन, ठीक। दूसरा है एफ इज डिसिपेटिव फोर्स। डिसिपेटिव मतलब लॉस करने वाला नहीं। रोलिंग फ्रिक्शन इज कंजर्वेटिव। रोलिंग फ्रिक्शन कैसे वर्क करता है? कंजर्वेटिव की तरह। तो डिसिपेटिव नहीं है, लॉस नहीं करता, नॉट डिसिपेटिव, ठीक है, डिसिपेटिव नहीं है ये, ठीक। तो वो भी गलत हो गया, यानी कि एक डी ऑप्शन सही है जिसमें लिखा गया है आपका कि थीटा कम करोगे तो रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, रोलिंग फ्रिक्शन कम हो जाएगा। क्लियर है सर? बाकी आप ऑडियो रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा, इसमें मैक्सिमम पार्ट मैंने कवर कर दिया है। ये क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं ये एज इट इज़ आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो इनको बहुत ध्यान से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। अब अगला जो रिवीजन होगा वो इलेक्ट्रोस्टैट का होगा, ठीक है।